टेढ़ीमेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं NCERT क्लास 7th की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है हमारी बदलती पृथ्वी आवर चेंजिंग अर्थ। इससे पहले हमने इसके 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 6 जो है उसके सभी चैप्टर अपनी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। हम जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उसमें केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। जो बिंदु आपके लिए उपयोगी नहीं है उनका समावेश हम अपने वीडियो में नहीं करते। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है भूपर्पटी में अनेक छोटी बड़ी कठोर एवं असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। कि छोटी बड़ी कठोर और असमान आकार की कई प्लेटें होती हैं जिन पर क्या क्या टिके हैं, महाद्वीप और महासागर, इसकी सतहें उन पर टिकी हुई हैं। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है क्योंकि ये स्थल पर टिकी हुई हैं तो स्थल मंडलीय प्लेट कहलाती हैं। दूसरे बिंदु की हम बात करें, ये जो प्लेटें हैं ये धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। मतलब ये क्या करती हैं, चारों ओर चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये चक्कर किस कारण से लगाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघला हुआ होता है उसमें वो गति उत्पन्न होती है और ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जिस प्रकार वर्त होता है वो बिल्कुल गोल होता है, जैसे साइकिल का पहिया या किसी वाहन का जो पहिया है वो गोल गोल घूमता रहता है, तो उसी प्रकार ये पिघला हुआ मैग्मा भी क्या करता है, उसको गोल गोल घुमाता है। तो ये प्लेटें क्या होती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं। अगला बिंदु है, प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर हमेशा हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होने वाला जो बल है उसको अंतर्जनित बल कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में जो बल लगेगा वो अंतर्जनित बल होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं बहिर्जनिक बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये अंतर्जनित और बहिर्जनित बल ये आपके लिए बहुत ही काम का बिंदु है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अंतर्जनित बल जो है जो पृथ्वी के अंदर लगता है वो कभी आकस्मिक होता है, मतलब अचानक होता है, और कभी वो धीमी गति उत्पन्न करता है। कभी तो वो धीरे धीरे कंपन करता है, मतलब धीमी गति उत्पन्न करता है, कभी वो सडनली अचानक लगता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जो है वो आकस्मिक गति के कारण नुकसान पहुंचाते हैं। कि जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं तो वो अंतर्जनित बल में क्या होता है, अचानक गति उत्पन्न होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं और बहुत ही जान माल की हानि ये पहुंचाते हैं। तो आपको पता चल गया कि ज्वालामुखी और भूकंप कौन से बल के कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं अंतर्जनित बल। अगला बिंदु है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगते हैं और वो गर्म लावा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। अब हम इसका चित्र भी आपको दिखा देते हैं कि ज्वालामुखी कैसा होता है। इस चित्र में आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है। ज्वालामुखी में देखें तो नीचे ये दिखाया हुआ है, ये क्या है, वो मैग्मा कोस्ट है
जो पृथ्वी के अंदर से मतलब अंतर्जनिक बल से ये बाहर उत्पन्न होता है और ये अचानक उत्पन्न होता है। तो ये होता है मैग्मा कोस्ट। और इधर ये क्या है, ये मेटल है और ये क्या है, पर्पटी है। ऊपर चलते हैं तो ये पिघला हुआ जो लावा है वो बाहर निकलता है, तो ये लावा है। और ये ऊपर हम बात करें, ऊपर जाते हैं तो इधर गैस और राख जो है वो ऊपर चली जाती हैं और जिस मुंह से ये बाहर निकलती हैं वो क्रेटर कहलाता है। और ये जो नली सी दिखाई देती है ये इसका निकास या वेंट कहलाता है। तो ये ज्वालामुखी का चित्र आपने देख लिया, कैसे ये उत्पन्न होता है और कौन से बल के कारण ये आता है। इस चित्र की हम बात करें तो इसमें भूकंप से संबंधित यह चित्र है। तो इसमें ये जो है ये भूकंप का उद्गम केंद्र है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये भी अंतर्जनिक बल का ही उदाहरण है। तो ये उद्गम केंद्र है। उद्गम केंद्र वो स्थान होता है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। फिर हम ऊपर चलते हैं तो इस उद्गम केंद्र के ऊपर यहाँ चलते हैं तो यहाँ ये अधिकेंद्र होता है जहाँ से ये ऊपर उठता है। फिर ये इधर हम चलते हैं तो ये जो जगह है ये प्लेट सीमा होती है इसकी। और इधर हम आगे की प्लेट सीमा में चलें तो ये क्या है, भूकंपीय तरंगे हैं जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये क्या है, अलग अलग तरंगे हैं जो गोल गोल आपको वर्ताकार दिखाई देती हैं। तो ये चारों दिशाओं में बाहर निकलती रहती हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु है स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर एक कंपन होता है। जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो गति करेंगे तो पृथ्वी पर एक प्रकार का कंपन होगा। यह कंपन जो है ये पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो हमने भूकंप का चित्र भी अभी देखा है। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, कौन सा उसका उद्गम केंद्र होता है, वो सब कुछ हमने देख लिया। भूपर्पटी के नीचे कंपन शुरू होने का जो स्थान होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है और इसके भू सतह पर निकटतम स्थल जो होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। इससे कंपन जो है वो बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। तो ये सब हमने इस चित्र में देख लिया था। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज़्यादा हानि होती है कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होकर ऊपर उठता है तो उसका जो अधिकेंद्र होता है, जो ऊपर का जो भाग है, वहाँ पर उस भाग के निकट ही सबसे ज़्यादा हानि हमें देखने को मिलती है। फिर हम आगे बात करें भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो ये 3 प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय। तो ये 3 प्रकार इसके हो जाते हैं। अनुदैर्ध्य जो तरंग है वो पी आकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे एस आकार की होती हैं और पृष्ठीय तरंगे एल आकार की होती हैं। तो इनको ये कहा जाता है। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी जो है वो कभी भी संभव नहीं होती है। फिर भी लोग जानवरों के व्यवहार के कारण या मछलियों की उत्तेजना एवं सांपों के धरातल पर आने से भूकंप का अनुमान लगा लेते हैं। कि अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार भूकंप का अनुमान लगाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। कोई तो जानवरों के व्यवहार के आधार पर जानवर क्या करते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है तो सोच लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। मछलियाँ जो है वो उत्तेजित हो जाती हैं और जो बिलों में रहने वाले जो सर्प हैं वो भी सभी धरती के धरातल पर आकर रेंगने लगते हैं। तब सभी अनुमान लगा लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। फिर हम बात करें भुज, गुजरात। भुज कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप आया था जिसकी रिक्टर स्केल, जिसको भूकंप लेखी कहते हैं, उस पर उसकी तीव्रता 6.9 दर्ज की गई थी। भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 के बराबर होती है तब तो वो सामान्य है और
उससे ऊपर होती है तो वो क्या होता है, विनाशकारी भूकंप कहलाता है। तो 2.0 तक वो न के बराबर उसमें हानि होती है, बल्कि 2.0 से ऊपर जैसे ही ये स्केल में ये माप चला जाता है तो वो विनाशकारी भूकंप कहलाता है। अब हम बात करें अगले बिंदु की। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि अपर्दन क्या कहलाता है। अपर्दन होता है किसी का टूटना या विखंडन होना, उसका स्थान परिवर्तित हो जाना। ये दोनों प्रक्रम जो हैं, कौन कौन से, अपक्षय और अपर्दन, ये दोनों प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण ये करते हैं। मतलब धरती पर अलग अलग आकृतियाँ ये बना देते हैं। अगला बिंदु है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थल से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वो जलप्रपात बनाती है। अब हमने जो भी चित्र देखे, जो भी बिंदु पढ़े हैं, उनसे संबंधित हम चित्र देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमने जिस रिएक्टर स्केल की बात की थी, जिससे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है, जो भुज में आया था 6.9 आया था, तो यही वो भूकंप लेखी है जिसके आधार पर हम उसकी तीव्रता का पता लगा सकते हैं। हमने देखा था 2.0 अगर तीव्रता रहती है तब वो भूकंप न के बराबर होता है, उसमें जान माल की किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। जैसे वो 2.0 से ऊपर चला जाता है तो जान माल की हानि हमें उठानी पड़ती है। अगले बिंदु की हम बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजेल, कहाँ पर है ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ आपने 3 जलप्रपातों के नाम पढ़े हैं, एंजेल, नियाग्रा और विक्टोरिया। सभी कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन भी आपको यहाँ पर बताई गई है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इन 2 लाइनों में ही 3 या 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगले बिंदु पर चलते हैं। नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। जैसे ही नदी मैदानों में पहुंचती है पहाड़ों से उतरकर, तो ये ऐसे सर्पाकार मोड़दार बनाती हुई बहने लगती है। इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प मतलब जैसे सांप रेंगता है उसी प्रकार ये रेंगती हुई चलती हैं। विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण होने से विसर्प जो है वो लूप के सिरे के निकट आते हैं। ये लूप क्या होता है ये अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाने वाले हैं। समय के साथ विसर्प जो है ये लूप नदी से कट जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं और अलग झील का निर्माण करते हैं। ऐसी झीलों को चाप झील कहा जाता है। मतलब चाप झील किससे बनती है, लूपों के कटने से बनती हैं। जो लूप होते हैं वो कट जाते हैं और चाप झीलों का निर्माण करते हैं। आगे है, कभी कभी नदी जो है ये अपने तटों के बाहर बहने लगती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। जिससे क्या होता है, महीन जो पतली पतली मिट्टी होती है और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका निक्षेपण होता है, जिनको अवसाद कहा जाता है। आपको पता चल गया कि अवसाद क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो तटबंध क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। जो उत्थित तट होते हैं नदी के वो तटबंध कहलाते हैं, मतलब किनारे बंधे हुए। तट क्या होता है, किनारा होता है। अगला बिंदु है,
समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब पहाड़ों से तो ये तेज़ गति से बहती है, फिर जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में आती है धीरे धीरे इसकी गति कम हो जाती है और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते इनका प्रवाह लगभग नगण्य सा हो जाता है और वो अनेक धाराओं में बहने लगती है। मतलब वहाँ से वो अलग अलग हिस्सों में फट जाती है। ऊपर से तो वो एक ही धारा में बहती है, फिर नीचे आकर वो धीरे धीरे कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिनको क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। मतलब वो अलग अलग धाराएं जो है वो वितरण का काम करती हैं, बांटने का काम करती हैं। तो वो धाराएं जल को अलग अलग भागों में बांट देती हैं। हर वितरिका मुहाने का निर्माण करती है। मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो कैसे मुहाने बनते हैं, कैसे डेल्टा बनते हैं, वो हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये जलप्रपात का चित्र है। तो यहाँ हम देखें ये ऊपर से पहाड़ पर पानी आ रहा है, फिर ये ऊपर से नीचे गिरेगा। मतलब ये कठोर शैल है, कठोर चट्टानें हैं। फिर ये है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल हैं और ये नीचे जलप्रपात का काम ये करते हैं। यहाँ हम जो चित्र देख रहे हैं ये नियाग्रा जलप्रपात का है। तो हमने अभी पढ़ा था नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपको याद है तो आप इसे बताने का प्रयास करें, अगर याद नहीं है तो दोबारा वीडियो को शुरू से देखें। ये हमने पढ़ा था नदी जो है वो विसर्पाकार से किस प्रकार बहती है। तो ये बाढ़कृत जो मैदान होते हैं वहाँ से ये नदी बहती है। तो ये बाढ़कृत मैदान है, यहाँ से ये नदी विसर्पाकार से बह रही है। तो ये ऐसे सांप जैसे रेंगता है वैसे बहती है। तो ये विसर्प है, यहाँ कोने पर ये क्या बन गया, इसका विसर्प बन गया। और ये तटबंध है, मतलब नदी के किनारे हैं। और जो चाप झील की हमने बात की थी वो एक चाप झील है। पहले ये इधर से बह के आती थी, फिर इधर मिट्टी ज़्यादा जम गई तो इसने अपना रास्ता बदल लिया और ये दूसरी जगह से बहने लगी। फिर इधर से मिट्टी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी तो ये अपना रास्ता और बदल लेगी और यहाँ भी चाप झील बन जाएगी। तो ये चाप झील का निर्माण इस प्रकार से होता है। हमने फिर अगले बिंदु में डेल्टा की भी बात की थी। तो ये यहाँ आप डेल्टा का चित्र देख रहे हैं। मुख्य नदी जो है वो यहाँ से आती है और फिर अलग अलग धाराओं में बट जाती है, मतलब वितरिकाएँ उसकी बन जाती हैं। तो ये मुख्य नदी आ रही है, फिर मुहाना क्या होता है, नदी का अंतिम जो छोर है वो मुहाना होता है। तो अलग अलग मुहानों का ये निर्माण करती हैं। तो ये अलग अलग वितरिकाओं में बट गई। ये क्या है, वितरिकाएँ हैं जो जल को अलग अलग भागों में ले जाती हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, समुद्री तरंग है उसके अपर्दन एवं निक्षेपण जो है वो तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराने पर समुद्री गुफा का निर्माण करते हैं। कि वो लगातार शैलों से टकराएंगे तो वो गुफा का निर्माण करेंगे। इन गुफाओं के बड़े हो जाने से इनकी केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। मतलब तटीय मतलब तट के किनारे मेहराब की आकृतियाँ हमें दिखाई देने लगती हैं। लगातार अपर्दन से क्या होता है, इनकी जो छत है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूट जाती है और केवल दीवार वहाँ पर शेष रहती है। कि छत भी उसकी टूट जाती है तो अवशेष के रूप में वहाँ केवल दीवार बचती है, जिन्हें स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब ये क्या होता है ये भी हम देखते हैं। हमने अभी पढ़ा था तटीय मेहराब। तो ये क्या है, तटीय मेहराब है जो तट के किनारे पर लगातार पानी के अपर्दन से ये जगह कट जाती है, ये शैल कट जाती है और ये समुद्री गुफा का निर्माण करती है। और इधर ये अलग जो भाग हो जाता है, केवल दीवार से बचती है, वो स्टैक कहलाती है, जो हमने अभी पढ़ा था। अगला जो बिंदु है वो है हिमनद या हिमानी।
ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिम नद, हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ़ होता है, और नद का अर्थ नदियाँ। ये अपने नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं उनमें से गोलाश में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती रहती हैं, और इनसे भूदृश्य का अपरदन ये करती है। हिमनद जो है वो गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, मतलब गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ जो है वो पिघलकर गर्तों में जल भर देती है, कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से सूर्य की धूप के कारण वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, और वो जो गड्ढे होते हैं उनमें ये जल जो है वो बर्फ़ पिघलकर जल में बदलता है, और ये गड्ढे जो है ये जल से भर जाते हैं, जिससे सुंदर झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी, इनके निक्षेपित होने से ये बनते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। कि ये हिमोड क्या होता है ये भी हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये हिमनद का चित्र है। तो ये जो बर्फ़ है ये पहाड़ों पर जमी हुई है, और धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघल कर क्या नदी के रूप में नीचे गिरती है, और ये जो गर्त होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उसमें भरकर पानी भरकर झील का निर्माण कर देती है। आज के अपने चैप्टर का ये अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक माना जाता है। यहाँ पर छत्रक शैल बनते हैं, मतलब छत्ते जैसी आकृति वहाँ ये बनाते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को ज़्यादा काटती है। कि आपने देखा होगा मिट्टी का ऐसा टीला है, तो पवन जो है वो ऊपर से मिट्टी नहीं उड़ाती है, बल्कि निचले भाग को वो काटती है, वहाँ पर वो गड्ढा सा बना देती है। इससे आधार जो है वो संकीर्ण और शीर्ष जो है वो विस्तृत हो जाता है, मतलब नीचे वो कम चौड़ा दिखाई देने लगती है, और ऊपर से उसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखाई देने लगती है। पवन जो है वो मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जहाँ पर ये मिट्टी गिरती है वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, जिन्हें बालू टिब्बा कहा जाता है। कुछ बालू के कण जो है वो बिल्कुल पतले हल्के होते हैं, जो दूर तक चले जाते हैं और वहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें लोयस कहते हैं। तो लोयस जो है वो बालू के महीन कण कहलाते हैं, जो दूर तक चले जाते हैं। अब हम रेगिस्तान का चित्र भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये बालू के टिब्बे हैं, जो हमने अभी महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ा था। इन बालू के टिब्बों पर किसी प्रकार का यातायात का जो साधन है वो नहीं चल सकता। यहाँ तो सिर्फ एक ही यातायात का साधन है, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेगिस्तान का जो जहाज है उन्हीं पर बैठकर यहाँ पर यात्रा करना संभव होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।